देखो ध्यान दो, हमको यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हमें फॉर्मूला यूज करना है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये दो टर्म में ब्रेक हो रहा है, बीच में क्या आ रहा है बच्चे? माइनस आ रहा है। अच्छा, ये दो टर्म में ब्रेक कब होगा? जब डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, उसके बाद प्लस चाहिए, और इसके बाद दो टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। जिन दो टर्म का यहाँ प्रोडक्ट है, ऊपर इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन कहेंगे कि इसको अपन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में ब्रेक कर देंगे, और फिर टेलीस्कोपिक सम अगर लगेगा तो उसको लगा देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपके पास? क्वेश्चन दिया है Sn इज इक्वल टू टी आर टर्म दिया हुआ आपके पास tan इनवर्स 4r अपॉन r की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2। एम क्या है हमारा? व्हाट इज आवर एम? हमारा एम क्या है कि इसको अपने को दो पार्ट में ब्रेक करना है इस फॉर्मूले को यूज करके। फॉर्मूला क्या कहता है? डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को आप 1 बनाइए। सो वी विल राइट लाइक दिस, tan इनवर्स डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, तो 1 यहां लाने के लिए क्लियर दिख रहा है, 2 को लिख देता हूं 1 प्लस 1, सिंपल 1 प्लस r की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1। डाउट? ऊपर 4 आई देता हूं। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है? ये जो बाद वाला ये जो टर्म है, इस टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है, x इंटू वाई। इसको क्या करना है? दो पार्ट में ब्रेक करना है, x इंटू वाई में इसको ब्रेक करना है। तो इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करो, ये क्या दिख रहा है? इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या? सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? अभी क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 है, एंड दिस इज r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर है बेटा 4r। अभी भी काम नहीं दिख रहा तुमको? काम बन गया क्या? करना क्या अपने को? अपना एम क्या है? 1 के बाद अपने को दो टर्म लेके आने ना बच्चों, 1 के बाद दो टर्म लेके आने। अभी तो एक ही टर्म आया, दो टर्म लाने, तो कैसे लाओगे दो टर्म बताओ? x इंटू वाई दो टर्म लाने हैं ना। सोचो ऐसा क्या करूं कि डिनोमिनेटर के दो टर्म मिल जाए और ऊपर उन्हीं दोनों टर्म का डिफरेंस आ जाए। ये ना आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो इसको पहले लिख दो, आर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख देते हैं अपन। अब लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और देखो जो न्यूमरेटर का 4r है, दिस विल बी इक्वल टू r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करके माइनस करो ना, देखो यही आ रहा है। हाँ सर, इसी का डिफरेंस है ना। अब देखो हमने क्या किया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब टीआर मिल गया, t1 t2 t3 निकाल के सम कर दो। अब सम कर लोगे, तुम सब कर लोगे। अब tn ये होता है आपका sn। अब 1 2 3 वो पुट करो, ऐड कर दो, पहला और आखिरी बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा एम क्या है? टेलीस्कोपिक सम। देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी कराया, यहां भी कराया मैंने आपको। बेसिक एम बहुत सिंपल सा है कि आपके पास चीजों को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, और दो पार्ट में ब्रेक करके बीच में माइनस ले आइए और सॉल्व कर दीजिए। और उसके लिए हमें करना क्या? डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को 1 रखना है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को 1 रखिए, उसके बाद क्या करना बच्चों? फर्स्ट टर्म को 1 रखने के बाद में दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना है क्वांटिटी को, और उन क्वांटिटी का ऊपर डिफरेंस मिलना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स वाला, इस क्वेश्चन को आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और साइन इनवर्स में सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, उससे ही बनेगा, लेकिन इसका tan इनवर्स में वैल्यू निकाल दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको भी tan इनवर्स में निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, और पूरे क्वेश्चन को tan इनवर्स में बदल दोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को sin इनवर्स में सॉल्व नहीं करना है, सेकंड क्वेश्चन को tan इनवर्स में सॉल्व करना है, तो इजीली बनेगा। क्लियर है? करके देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में कौन सिग्मा m इक्वल टू 1 to 10, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 tan इनवर्स m by n। ऑप्शन ए 100 पाई, 10 पाई, 50 पाई, 25 पाई। ये डबल सिग्मा का मतलब समझ रहे हो? समेशन का समेशन। हाँ जी, समेशन का समेशन। जब इस समेशन को लगाओगे उसमें n की वैल्यू बदलेगी, m फिक्स रहेगा। जब इस समेशन को लगाओगे तो उसमें m की वैल्यू बदलेगी, n फिक्स रहेगा। अगर n की वैल्यू मान लो, m की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, सपोज कर लो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 10, तो हर एक m की वैल्यू के लिए 10 n की वैल्यू मिलेंगी। पहले टोटली 100 वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे। ध्यान से देखो, इस समेशन को मैं s मान लेता हूं कि समेशन आपका s है। इस समेशन को मैंने s सपोज कर लिया, तो s इक्वल टू सिग्मा m इक्वल टू 1 to 10 सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 tan इनवर्स m by n। अब एक सिंपल सी क्वेश्चन बात पूछा हो, m की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? व्हाट आर वैल्यूज ऑफ m हियर? m की वैल्यू कौन कौन सी है? 1 2 3 अप टू 10। अच्छा, n की वैल्यू कौन कौन सी है? वो भी है 1 2 3 अप टू 10। तो m और n की वैल्यू सेम है एग्जैक्ट। m और n तो इंडेक्स है ना, m भी इंडेक्स है, n भी इंडेक्स है। m की वैल्यू भी 1 से 10 है। अच्छा, m की जगह मैं i भी तो ले सकता हूँ, j भी तो ले सकता हूँ, ये तो इंडेक्स है। तो m और n की वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर m और n की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो कैन आई इंटरचेंज m एंड n? ये बताओ। हाँ सर। m और n की वैल्यू अगर सेम है तो क्या m और n को इंटरचेंज किया जा सकता है? तो यहां पे देखिए, इंटरचेंज या रिप्लेस m बाय n, बस यही सबसे मेन चीज है। इंटरचेंज m एंड n, रिप्लेस, इंटरचेंज वर्ड यूज करें या रिप्लेस करें? इंटरचेंज m एंड n। ये तरीका थोड़ा ध्यान दो, बड़ा स्पेशल तरीका है। m और n को हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि m और n और m इंडेक्स है। अब यहाँ m होगा या n होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ये तो इंडेक्स है ना। यहाँ मैं i लिख सकता हूँ, यहाँ मैं j लिख सकता हूँ। i की वैल्यू भी 1 to 10 है, j की वैल्यू भी 1 to 10 है। तो अब यहाँ j लिख दूं, यहाँ i लिख दूं, क्या अंतर पड़ने वाला है? ये तो इंडेक्स केवल ये बतला रहा है कि ये जो अंदर जो टर्म लिखा हुआ है n, इसकी वैल्यू 1 से 10 जाएगी। अब यहाँ j लिख दूं या m लिख दूं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी, तो हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो नाउ योर समेशन s विल बी, ध्यान दीजिएगा अब ये तरीका। अब समेशन s, अब ये जनरल हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, कहीं भी काम आ जाएगा। m की जगह मैंने n लिख दिया, 1 to 10 सिग्मा, इधर m लिख दिया 1 to 10, और m की जगह n लिखा, n की जगह m लिखा, तो हो गया n by m। अच्छा, सिग्मा आगे पीछे लिखूं उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, टोटल 100 टर्म ही बनेंगे। अब मैंने कहा ये जो रिजल्ट था और ये जो रिजल्ट था, दोनों को आपस में ऐड कर दो। इन दोनों रिजल्ट को आप ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो। जैसे 1 + 2 किया तो s + s हो जाएगा सिग्मा m इक्वल टू 1 to 10 सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 tan इनवर्स m by n प्लस tan इनवर्स n by m। ध्यान दो, होगा यही है। मैंने m की जगह n लिखा और n की जगह m लिख दिया, तो अब ये m की जगह n हो गया और ये m हो गया, तो n by m हो गया। tan इनवर्स m by n प्लस tan इनवर्स n by m। अब दोनों को ऐड किया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, तो tan इनवर्स n by m ये तो जाएगा cot इनवर्स m by n। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, 1 to 10 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स m by n प्लस cot इनवर्स m by n। कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्या रिजल्ट होता है? सिंस tan इनवर्स m, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x, ये हमारे पास रिजल्ट है।
अब आप देखिए tan इनवर्स m by n प्लस cot इनवर्स m by n, इसका सम तो होता है पाई बाई 2। हो गया सिग्मा m इक्वल टू 1 to 10, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10, ये हो गया पाई बाई 2। ठीक है। अच्छा ये पाई बाई 2 कितने बार ऐड होगा? अब ये पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, पाई बाई 2 बाहर निकल गया। अब कौन बचा अंदर? अब तो 1 बच गया। अब 1 कितने बार रिपीट हो गया जल्दी बताओ? अभी आप लोगों ने बताया था इसका मतलब है 100 बार आ रहा है, इसका मतलब 1 कितने बार आएगा बच्चे? 100 बार आएगा। और जब 100 बार 1 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। सो द 2s विल बी इक्वल टू 100 into pi by 2 और therefore s will be equal to 25 pi। तो ऑप्शन आपका यहां पे बन जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आएगा। आया समझ में? देख लो ध्यान से, समझ लो अच्छे से। अब वीडियो में पोस्ट करते जाऊंगा, वीडियो में देखिए मैं पूरी की पूरी क्लास की वीडियो पोस्ट करूंगा। अभी तो मैंने क्या किया, बहुत सारा बाइफरकेट कर दिया, उसमें बहुत जगह चीजें कट गई हैं। वीडियो में कुछ बच्चे बता रहे थोड़ी सी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें कम कर दी थी। अब नहीं हाँ करना। सर, आपने बहुत बड़े बड़े कट लगाए हाँ प्रोबेबिलिटी वाले वीडियो में, हैं? वो जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो आपने भेजा था। हाँ तो कट लगा दिए थे मैंने कि जिससे कि वीडियो छोटे हो जाए, लेकिन उससे अब तुम लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो नहीं करूंगा आपने, नहीं तो उन वीडियो को बाद में होगा तो वापस डाल दूंगा पूरा। अभी तो क्या है, 2-3 काम है तो उस काम को निपटा लें पहले, फिर। हाँ समझ में आया सभी को कंसेप्ट? बहुत सिंपल हाँ, कॉन्सेप्ट है, इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि दोनों में m और n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म m और n में दोनों सेम थे, इसलिए हम m और n को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का मेन टॉपिक हमने क्या बोला? क्या बोला था हमने? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। सर इनमें सिर्फ यही कंडीशन होती है कि अगर वो दोनों बराबर है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है? और कैसे बदलाव? बाकी एक और चीज हो सकती है, अगर जैसे हम बाइनोमियल में यूज करते हैं, n को r को रिप्लेस कर दो n माइनस r से, वो दो ही तरीके हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, या n माइनस r प्लस 1 से, मतलब इस प्रकार के रिप्लेसमेंट किए जा सकते हैं अगर वैल्यूज उनकी सेम होती है। n की r की वैल्यू और n माइनस r की वैल्यू सेम आ रही है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है सर। मतलब दूसरा जो तुम पूछ रहे हो ना, वो इस प्रकार की बात आएगी। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? जैसे ये इसने पूछा कि साहब मान लो मैं कहता हूँ r की वैल्यू सपोज कर लो 0 1 ऐसा है, 1 2 3 4 अप टू n है। अब मैं बोलता हूँ n माइनस r की वैल्यू निकाल के देखो क्या होता है। n माइनस r के 0 पुट कर दो तो n हो गई, r के 1 पुट कर दो तो n माइनस 1 हो गई, r के 2 पुट कर दो बच्चे तो n माइनस 2 हो गई। चलते जाओ, लास्ट में r की वैल्यू n माइनस 1 पुट कर दो तो 1 हो गई, r की वैल्यू n पुट करो 0 हो गई। तो r की जो वैल्यू थी 0 1 2 3 4 अप टू n, वही वैल्यू n माइनस r की आ गई। तो अगर इंडेक्स में ऐसा जा रहा है 0 से n जा रहा है, तो 0 से n को आप n माइनस r से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये r लिख दे या m लिख दे या p लिख दे या i लिख दे या j लिख दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस केस में हम रिप्लेस कर पाएंगे, रिप्लेस r बाय n माइनस r। अच्छा अब चलो एक और बात दिमाग में आ रही है तो वही बता देता हूं। अब अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए, ये सब अलजेब्रा की बातें हैं बेटा, अगर r की वैल्यू 1 से चालू हो गई तब अब क्या n माइनस r से रिप्लेस कर पाएंगे? देख लेते हैं किससे रिप्लेस कर पाएंगे। मुझे नहीं मालूम n माइनस r से करेंगे या नहीं करेंगे, चलो देखते हैं किससे रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखें, जब r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो n माइनस 1 आएगा, अब ये n नहीं आएगा, तो अब इसको n लाने के लिए मैं n माइनस r प्लस 1 कर देता हूं। तब r की वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तब ये n आ जाएगा। r की वैल्यू जब 2 पुट करूंगा, देखिए ध्यान से, r की वैल्यू जब 2 पुट करूंगा तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। r की वैल्यू जब मैं n पुट करूंगा, यहाँ पे r की जब n पुट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा।
तो अगर R1 से स्टार्ट हो रहा है तो R और n माइनस R प्लस 1 की वैल्यू सेम है, तो इस केस में आप रिप्लेस करोगे R को। अभी आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को कि रिप्लेसमेंट सबको क्लियर हो गई? हाँ सर। रिप्लेसमेंट आप कभी भी इंडेक्स में कर सकते हो, सिग्मा में कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, या आप कह सकते हो रेंज ऑफ द फंक्शन। ध्यान रखिए अपन ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रेंज क्यों निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? पहले आपको उसका डोमेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन के लिए तो भाई एक्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना, किस एक्स की वैल्यू के लिए और कहां से कहां तक के लिए डिफाइन है, तभी तो आप उसका रेंज निकाल पाओगे। अब इस डोमेन पे अपन आप रेंज निकालेंगे या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो पहला स्टेप होगा क्वेश्चन का डोमेन निकालना, और फिर दूसरा स्टेप होगा उसका रेंज निकालना। तो देखिए मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसा ले लिया, सपोज कर लो एक क्वेश्चन लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू, और सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसको देखते हैं क्या करते हैं। साइन इनवर्स एक्स बटे रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका रेंज क्या है? उसका पहले पूछोगे डोमेन क्या है, तो कुछ नहीं कहा गया, तो डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, वो तो हो गया -1 से 1। अच्छा, इसका रेंज क्या हो गया, आर एफ रेंज ऑफ फंक्शन, वो कितना हो गया -π/2 से π/2। अभी मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा, ध्यान रखना। अभी मैं अभी बस लिख रहा हूँ आपको, मैं अभी इसको बढ़ाना चालू करता हूँ, मैं जोड़ना चालू करता हूँ। अब मैं डोमेन क्या है, अगेन -1 to 1। इसका रेंज क्या है 0 to π। चलो tan इनवर्स भी लिख देता हूं। अब मैं अब इन फंक्शन की पावर दूंगा आपको अलग अलग, और अलग अलग कॉम्बिनेशन दूंगा। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है आपका -π/2 से π/2। तो ध्यान दीजिएगा कि इस डोमेन के लिए ये रेंज है, इन डोमेन के लिए ये रेंज है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, यहां सब ये होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन लीजिए, पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दे दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं डोमेन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, डोमेन आपको निकालना है। व्हाट इज डोमेन? फर्स्ट सी व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, टेल मी। व्हाट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है -1 to 1। व्हाट इज डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? ये भी कब डिफाइन है, तो x -1 से 1 है, और प्लस आ गया तो क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f इज -1 to 1 इंटरसेक्शन -1 to 1। अभी बड़ा इजी लग रहा होगा बच्चों को, यार सर ये तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल बात, मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं बैठ के एक टफ क्वेश्चन देके बच्चों को भरमाता रहूं। अच्छा, मुझे मजा समझ में नहीं आता, बच्चों को उससे बड़ा मजा आता है, बोले अरे यार आज मजा आ गया क्योंकि हमसे क्वेश्चन नहीं बना। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे बच्चे खुद सॉल्व करते चले जाएंगे। बच्चे अटके उसमें वो मजा लें, तो पता नहीं उन्हें क्यों मजा आता है। ठीक है, मैं भी उल्टे सीधे क्वेश्चन पटक देता हूँ, करो अटको सॉल्व करो। चलो डोमेन आ गया ये। अब इस डोमेन के लिए रेंज बताओ। अब इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज बताओ। डोमेन तो मिल गया -1 to 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2। इसका रेंज कहां से कहां तक जा रहा है, हाँ, तो इसका 0 से π/2। दोनों का रेंज क्या जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन रेंज में नहीं होता, रेंज में वैल्यू टू वैल्यू सम होती है, केवल सिंगलटन सेट π/2। फॉर्मूले याद नहीं है, व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 ना। हाँ, तो फिर कहां जो दिमाग लगा रहे हो, सीधा π/2 हो गया। वो मैंने डोमेन बोल दिया, रेंज बोल दिया, और इस और पता नहीं क्या 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 हो गया। ओ अच्छा, एक बच्चा बोले सर अगर ग्राफ से मैं करना चाहूं तो ग्राफ से भी आप रेंज निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, -1 से 1 के लिए ग्राफ बना लो। ये कहां तक जाएगा बेटा, ये π/2 तक जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा साइन का, ऐसा ही होता है ना। और कॉस इनवर्स का ग्राफ कहां से कहां तक होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ बना लो, ब्लू पेन से पाई से आता है।
है ना, यूं ऐसे चलता, 1 से यूं चलेगा, यूं चलेगा, क्रॉस करेगा और ये 1 पे जाके ऐसा होगा। ठीक, तो हमने बोला अगर इन दोनों ग्राफ को हम ऐड करें, कहने का मतलब ये हो गया, ये ग्राफ हमारा cos इनवर्स x का है और ये ग्राफ हमारा sin इनवर्स x का है। अगर इन दोनों ग्राफ को ऐड करें तो हमें केवल ये π/2 ही मिलेगा हर बार। देख लो यहाँ वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू क्या है, 0। साइन इनवर्स की, cos इनवर्स से कितनी है, π/2, ऐड करो दोनों को, π/2 मिला। यहाँ पे देख लो, चलो यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू, ये अब जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, π/4, cos इनवर्स की π/4, दोनों को ऐड करोगे फिर π/2 मिलेगा। यहाँ पे 1 पे देख लो, cos इनवर्स की वैल्यू 0 है और साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 है, फिर π/2 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ -1 पे, -1 पे वैल्यू कितनी है, -π/2 और पाई पे वैल्यू कितनी है, पाई, फिर ऐड करो फिर π/2 मिलेगा। अब कहीं भी आप वैल्यू ले लो, आप इसको अगर ऐड करोगे इसका सम हमेशा ये π/2 ही मिलेगा। y = π/2 ही लाइन बनेगी, fx मतलब y। ग्राफ से समझ में आया, ग्राफ से क्लियर हो गया बेटा। आप चाहो तो एक आध वैल्यू और ले लो, -1/2 ले लो, -1/2 वैल्यू निकाल के देख लो, साइन इनवर्स x की वैल्यू -1/2 पे कितनी होगी। ये तो फॉर्मूला है, उसमें कुछ करना थोड़ी है। साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा, जल्दी बताओ, क्योंकि माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जल्दी बोलो बच्चों, ये होगी π/6। अब cos इनवर्स -1/2 बताइए, cos इनवर्स -1/2 ये हो जाएगा π - cos इनवर्स 1/2, है ना, नेगेटिव है तो, और ये हो जाएगा π - cos इनवर्स 1/2 हो गया -π/3। ऐड कर दो दोनों को, जैसे ही ऐड करोगे दोनों को तो जाएगा π - π/2, रिजल्ट हो गया π/2। क्लियर है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, ऐसे इतना कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, फॉर्मूला था सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन, fx = sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब निकालो रेंज, अब जरूरत है आपको थोड़ा दिमाग लगाने की। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, सबसे पहले आप इसका कॉमन डोमेन निकालिए, क्योंकि साइन इनवर्स cos इनवर्स का डोमेन तो -1 to 1 है, tan इनवर्स का -1 to 1 नहीं है। tan इनवर्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, है ना। तो पहले आप कॉमन डोमेन निकालिए, उस कॉमन डोमेन के लिए अब आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। व्हाट इज कॉमन डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, -1 to 1। व्हाट इज डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, देखो ध्यान से बच्चों, -1 to 1। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, -∞ to ∞। सो व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f, इसका डोमेन क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन, -1 to 1, इंटरसेक्शन -1 to 1, इंटरसेक्शन -∞ to ∞। और तीनों में कॉमन वैल्यू तो ऑब्वियसली कितनी आ गई बच्चों, सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि वो तो होगी -1 to 1। तीनों में कॉमन तो यही आई ना बेटा, तीनों में बच्चों कॉमन तो यही आ रही है, -1 to 1। चलिए, ये आपका डोमेन आ गया। अब इस डोमेन के लिए ध्यान दीजिएगा, इस डोमेन के लिए -1 to 1 डोमेन के लिए अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि इस डोमेन के लिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा डिफाइन होगा और इसका सम हमेशा π/2 होगा, ऊपर प्रूफ कर दिया। तो ये इस डोमेन के लिए, क्योंकि डोमेन -1 to 1 आ गया, और इस डोमेन के लिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, ये तो फॉर्मूला ही था। तो ये सम हो जाएगा बच्चों π/2 प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स x का रेंज क्या है, अब tan इनवर्स का रेंज निकालना है। इसका तो रेंज निकल गया π/2, इसका रेंज तो बेटा अपने को π/2 निकल गया। tan इनवर्स का रेंज क्या है, बोले सर tan इनवर्स का रेंज तो -π/2 से π/2 है। लेकिन बेटा ये tan इनवर्स का रेंज उस समय है जब उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, जब उसका डोमेन -∞ से ∞ है। अगर डोमेन इससे छोटा हो चुका है, कम हो गया है, तो नेचुरल सी बात है रेंज भी कम होगा, समझ रहे हो। तो डोमेन आपका ऑल रियल नंबर है तो आपके पास ये रिजल्ट है। अब डोमेन तो -1 to 1 है, इस पे tan इनवर्स चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। नाउ
अब देखो, समझो बात को ध्यान से। अब ये समझो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो x जा रहा है -1 से 1। इस x पे किसको अप्लाई करना, tan इनवर्स को अप्लाई करना है। मैंने आपसे कहा था जब भी इनइक्वालिटी पे आप फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो tan इनवर्स फंक्शन, हाँ बताओ क्या होगा बेटा, हाँ क्या होगा बताओ, वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, tan इनवर्स फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बेटा, ये बताओ tan इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये बता दो। ग्राफ क्या होता है tan इनवर्स का, बेटा इस पे tan इनवर्स लगाना है ना। जब भी इनइक्वालिटी पे हम इनवर्स लगाएंगे तो हमने क्या करा, फिर से मैं एक बार हल्का सा बता दूं, हमको जब रेंज निकालना है तो हम इसका कॉमन डोमेन निकालेंगे। तो हमने देखा साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1, कॉस इनवर्स का भी डोमेन है -1 to 1, और tan इनवर्स का डोमेन है -∞ to ∞। अब इसका कॉमन डोमेन निकालेंगे तो तीनों का ले लिया मैंने इंटरसेक्शन, वो आ गया -1 to 1। अब fx बराबर है π/2। अच्छा, -1 to 1 डोमेन में -1 to 1 के लिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा π/2 होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो इसको मैंने π/2 लिख दिया प्लस tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। देखिए वो कब होता है, वो उस समय होता है जब x होता है -∞ से +∞। इस x के लिए डोमेन है -π/2 से π/2। लेकिन हमारा डोमेन क्या हो गया, -1 to 1। तब tan इनवर्स का डोमेन -π/2 से +π/2 नहीं लिया सकता। तो अब मैं डोमेन को लिख रहा हूं कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -1 to 1। इस x की वैल्यू के लिए tan इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स का ग्राफ तो आपने सबने पढ़ा बनाया हुआ है। ये tan इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, याद हो तो, ऐसा बनता है ना सांप। थोड़ा आप इसको देखिए यहाँ, तब थोड़ा सा ग्राफ आप ध्यान देना। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है tan इनवर्स x का। अब tan इनवर्स x का जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देखिए ध्यान से। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, क्लियर दिख रहा है, बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है। और ध्यान देना, इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती। दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हम दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर दें, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स -1 को लिख दूंगा -tan इनवर्स 1 बाय फार्मूला। अब tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/4 एंड लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, π/4। अब मुझे तो चाहिए tan इनवर्स x प्लस π/2, इसमें π/2 ऐड कर देता हूं। तो tan इनवर्स x प्लस π/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/4 प्लस π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/4 प्लस π/2। और ये पूरे की पूरी क्वांटिटी कितनी है आपकी, fx है, तो आपका fx हो गया। तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 बट लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस π/4, ले लो कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3π/4। तो ये इस फंक्शन का रेंज आया। ये इसका एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट, ये सबको समझ में आया। तो अगर हमें रेंज निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका हम डोमेन देखेंगे। रेंज निकालते समय हम सबसे पहले डोमेन देखेंगे और डोमेन देखने के बाद उस डोमेन की वैल्यू के लिए हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ सर। ओके, नोट डाउन हो गया, देख लो ध्यान से, देख लो, नोट कर लो। अब मैं आ रहा हूं इसके सबसे मेन क्वेश्चन पे। इसमें ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा,
क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप थोड़ा सोचें। एफ दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब। इसका आपको रेंज निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ एफ, ये क्वेश्चन। तो यह फंक्शन ऐसा दिया जिसके अंदर डोमेन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पावर दे दी, पावर देने के कारण थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में एक बात और जोड़ लो, क्या मैंने बात करी, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना, डोमेन पे बेस्ड होगा रेंज। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, कैलकुलेशन ट्रिक क्या होती है इसमें, हमें क्या लाना होता है, सिंगल फंक्शन लाना होता है। याद आ गया, हम एग्जाम में वैल्यू क्या बनाना होता है, सिंगल फंक्शन बनाना होता है। क्या बनाना होता है बच्चों, सिंगल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में तो ये किया था, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया था तो अपन ने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल साइन बनाया था या सिंगल कॉस बनाया था। तो यहां भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए सिंगल ही फंक्शन बनाना। क्यों, क्योंकि अगर केवल साइन आएगा तो मैं रेंज निकाल सकता हूं, केवल कॉस आएगा तो मैं रेंज निकाल सकता हूं, केवल टेन आएगा तो मैं रेंज निकाल सकता हूं, या इस प्रकार का टर्म आ जाए जो कि एक फॉर्मूला बन जाता है π/2, तो मैं रेंज निकाल सकता हूं, अदरवाइज मैं रेंज नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है। अब यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले इसका डोमेन देखिए क्या है, व्हाट इज डोमेन। इसका डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का -1 to 1, इसी के लिए फंक्शन डिफाइन है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कितना बच्चे बताओ, अगेन -1 to 1। तो एफ का डोमेन क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, -1 to 1 इंटरसेक्शन -1 to 1। तो डोमेन आपके पास हो गया बच्चे -1 to 1। कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो डोमेन की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों के फंक्शन का डोमेन सेम है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि पिछले क्वेश्चन में तो देखिए सिंगल फंक्शन आ गया था, देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 हो गया था, हमारे पास सिंगल फंक्शन आ गया था, ये आ गया सिंगल फंक्शन। और जैसे ही सिंगल फंक्शन आया मैंने इसका रेंज निकाल लिया। अब यहां पे भी सॉल्विंग के समय, यहां पे भी सॉल्विंग के समय अपने को सिंगल फंक्शन बनाना है, मतलब कैलकुलेशन में या तो साइन इनवर्स को बचाना है या कॉस इनवर्स को बचाना है, दोनों में से किसी एक को बचाना है। जिसको भी आप बचाना चाहो बचा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इनवर्स, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है, तो इसके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स का इस डोमेन के लिए क्या होता है, -1 से 1 के लिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के बीच का रिलेशन कितने और अपन ने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 के लिए क्या होता है, हमेशा π/2 होता है। ये तो फॉर्मूला है ना, भूल कैसे आ रहे हो फॉर्मूला बेटा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये हमेशा π/2 होता है, तब जब x बिलोंग करता है -1 to 1। तो मैं कॉस इनवर्स x को लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, या मैं इसी क्वांटिटी को बार बार क्रिएट कर लूं क्योंकि इसका सम एक कांस्टेंट है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये स्मॉल a है, ये a³ हो गया और ये b³ हो गया, इट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है a³ प्लस b³, और a प्लस b की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट है, तो a³ प्लस b³ का वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें a प्लस b बार बार आए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ये क्लियर हुआ। ये बीच वाले टर्म को हटा ही दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उसी से लिख लेंगे। यहां पे समझने के लिए आप लिख लो लेट a इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए समझा रहा हूं, ऐसी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, 12th क्लास में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें a प्लस बी बार बार आए, तो a³ प्लस b³ को आप क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। देखो इसमें a प्लस बी बार बार आ रहा है, a प्लस बी आने से फायदा क्या मिलेगा, ये आ जाएगा, इससे ये आने से क्या फायदा मिलेगा, इस पूरे सम को π/2 लिख दूंगा। तो अब मैंने इस fx को लिखना चालू किया कि fx इज इक्वल टू
साइन इनवर्स x का होल क्यूब, ये आपके मेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसमें स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है, 12th बोर्ड में क्वेश्चन है जिसमें पावर 2 लगी है, अभी वो आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहां लगा लो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x फॉर दिस डोमेन, डोमेन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डोमेन -1 to 1 है। अब इसी डोमेन के लिए पूरी वर्किंग करेंगे हम। इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, π/2, तो π/2 का होल क्यूब -3। अच्छा, मुझे एक फंक्शन चाहिए था, तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x को लिख देता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, सिंगल फंक्शन चाहिए ना, इनटू π/2। अब ध्यान से देखिए, पूरे क्वेश्चन में मैंने केवल एक ही फंक्शन बचाया। कौन सा फंक्शन बचाया, साइन इनवर्स x, सिर्फ एक फंक्शन बचाया मैंने, साइन इनवर्स x। ध्यान से देखिए, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो गया π3/8 माइनस 3, अच्छा π/2 भी है, 3π इंटू पाई, 3π स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन इनवर्स x, और माइनस क्या हो गया, प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहां तक पहले आप देख लीजिए। अब इसके बाद मेन आपका कैलकुलेशन चालू होगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है, क्यूब वाला नहीं आया, क्यूब वाला तो कंपटीशन में आ जाता है, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, पहले हमने पूरे फंक्शन का कॉमन डोमेन निकाला, डोमेन आया -1 to 1। इस -1 to 1 डोमेन के लिए हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। फिर मैंने वहां पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, और वो लगाया जिसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बार बार आए। वो फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2 रख दिया, और कॉस इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x रख दिया। अब कर दिया इसका ब्रैकेट ओपन, ओपन ब्रैकेट करने के बाद मेरे को रिजल्ट ये मिला। ये क्या हो गया भाई, ठीक है, ओके। आगे आप देखिए, अब मेरे पास जो रिजल्ट मिला उसको ध्यान से देखिएगा, वो क्या है। मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। बहुत सिंपल रिजल्ट है, 3π²/4 साइन इनवर्स x प्लस π³/8। ये किस प्रकार की इक्वेशन दिख रही है आपको? आपको इसकी निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। इस रिजल्ट की निकालनी है आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट ईयर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराया भी है। ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, किस टाइप की इक्वेशन, पहले तो वो बताइए। किस टाइप का ये इक्वेशन है? लीनियर है क्या, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्या है? ये किस टाइप की इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। और अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर मान लो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ जाए, ax² प्लस bx प्लस c, ये y आ गया, और क्वाड्रेटिक की आपको निकालनी है, इसकी हमें क्या निकालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो क्वाड्रेटिक तो ऐसा जाता है, तो अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जनरल कैलकुलेशन क्या है? फॉर्मूले की बात बिल्कुल नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। जनरल कैलकुलेशन क्या है, कैसे अपन निकालेंगे इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू? इसको चेंज करेंगे किसमें, बोलो। क्वाड्रेटिक की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? इसको चेंज करेंगे किसमें, जल्दी यार जवाब चाहिए, 12th क्लास में जवाब आना चाहिए। इसको चेंज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। जब भी क्वाड्रेटिक आती है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका तो यही होता है। बाकी एक बच्चा बोल सकता है सर मिनिमम वैल्यू तो हमेशा वर्टेक्स पे होगी, और वर्टेक्स होता है -b/2a, याद करो पैराबोला, -d/4a। तो मैं कह सकता हूं कि y की मिनिमम वैल्यू, y की वैल्यू -d/4a होगी एट x = -b/2a।
लेकिन ध्यान रखिएगा ये साइन इनवर्स लगा हुआ है, ये वेरिएबल एक्स की बात हो रही है और यहाँ एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर। थोड़ा समझिएगा, ये एक्स रियल नंबर है तो ये वर्टेक्स कहीं भी हो सकता था पूरे रियल नंबर में। इस साइन इनवर्स एक्स बेचारे को तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में झूलना है। तो हो सकता है कि ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे काम कर जाए, हो सकता ना करे। भैया यहाँ x तो ऑल रियल नंबर है ना, तो ये वर्टेक्स कहीं ना कहीं तो मिनिमम बनेगा। अब जो इस क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है वो इस माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा तभी तो काम बनेगा। अरे मतलब नहीं सर गलत बोल रहे हो आप, वो तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। भाई -1 से 1 के बीच में होना चाहिए कि माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, बताइए x। ये क्वाड्रेटिक किस फंक्शन की है? ये क्वाड्रेटिक किसमें है? साइन इनवर्स में है ना। तो साइन इनवर्स की वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू अपनी देखनी है। अरे भैया क्वाड्रेटिक है किसमें? साइन इनवर्स में। मान लो साइन इनवर्स को टी पुट कर लेता हूं, चलो आपको समझाने के लिए। तुम लोग को भी 11th क्लास के बच्चों से ही कराना पड़ेगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी बताइए? x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1 से 1। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी? वो करेगी -π/2 से π/2, और साइन इनवर्स को t का, तो t की वैल्यू ये बिलोंग करेगी। यहाँ पे t जो क्वाड्रेटिक बन रही है t में, ध्यान रखिएगा, ये होगी 3π/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3π²/4 इंटू टी प्लस π³/8। यहाँ पे जो t है ना वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि इससे मेरा, इस फॉर्मूले से मेरा काम बन जाएगा। मेरे पास अब गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो रियल नंबर के लिए था कार्यक्रम। ये तो इतनी रिस्ट्रिक्टेड केस के लिए हो सकता है इसके बीच में इसका वर्टेक्स आ जाए, इस वाले का, इस पैराबोला का वर्टेक्स अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये आंसर दे देगा, बट आई एम नॉट श्योर। फिर बच्चा बोले सर यहां से x निकाल लेते हैं ना। हाँ ये सोच सकते हो, x निकाल के देखते हैं कि ये x -1 से 1 के बीच में, ये x का मतलब कौन है यहाँ पे? साइन इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स x से आप निकाल के देखिए उसकी वैल्यू इसके बीच में आ रही है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं करना है, स्कूल में तो बेटा पूरा करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? अब चेंज करो इसको परफेक्ट स्क्वायर में, टीम ही बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, दिक्कत क्या है? अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या बोला, बताया था आपको, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाओ। तो 3π/2 कॉमन निकाल लिया, 3 भी कॉमन निकल गया, एक पाई भी कॉमन निकल गया, एक पाई बच गया, और एक 2 बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो कितना बचा? यहाँ पे π/2 बच गया इंटू टी, प्लस पाई कॉमन निकाल लिया तो एक π² बच गया, 2 कॉमन निकाल लिया तो 4 बच गया, लेकिन 3 भी निकाल लिया तो 4 3 12 बच गया। यही बच रहा, देखो ध्यान से। क्लियर? अब इसको चेंज कर दो परफेक्ट स्क्वायर में और सॉल्व कर दो। तो 3π/2 टी स्क्वायर, देखना कॉमन निकालने में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, वो देख लो बस ध्यान से। 3π बाहर निकाल लिया तो पाई बचा, 2 भी निकाला 2 बचा, यहां से पाई निकाल लिया तो π² बचा, 3 निकाला नहीं था, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 और बाहर निकाल लिया। 3π/2 ही आ रहा है ना कोफिशिएंट, π/3 3π/2 ही आ रहा है, ठीक। अब ये क्या हो गया, यहाँ 2a भी लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 इंटू 2 इंटू π/4 प्लस π²/16 प्लस π³/12 माइनस π²/16। π³ कैसे, पाई निकाल, π² बचेगा, ठीक, π² बचेगा, सॉरी π² बचेगा ना बेटा, पाई बाहर निकाल लिया ना अपन ने, π²/12 एंड π²/16। अब यहां से यहां तक का जो टर्म था ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बचा बच्चे t माइनस π/4 का होल स्क्वायर, प्लस यहां एलसीएम ले लो,
क्या एलसीएम? 12 और 16 का एलसीएम बोलो। अरे 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम क्या आया माय डियर? 48 48 48 आ गया कि 24 आया? 48 ले लो ये 48। आप 12 को 48 को 12 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 4 का चला गया, तो 4 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर। तो अब आपके पास जो रिजल्ट बना हो गया 3 पाई बाई 2 ब्रैकेट में p माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 48। अब ब्रैकेट ओपन कर दो वापस, अब हो गया 3 पाई बाय 2 इंटू t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक समझ लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पे कैलकुलेशन आपके 12th बोर्ड में आया हुआ है। सो अब fx, अभी fx नहीं लिख रहा हूँ, fx के लिए तो वापस रिप्लेस करना पड़ेगा। अब t को वापस रिप्लेस करो। व्हाट इज t? t तो साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब काटाबिटी चालू कर दो, ये हो गया 16, है ना, तो ये हो गया पाई क्यूब अपॉन 32। ये fx बना। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट है? कुछ बच्चों को बहुत बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा है आज। नहीं सर, ठीक है, बढ़िया। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? अच्छा, चलो आप जान दो। अब अगर इतना क्लियर हो गया, अब इसके बाद आप डिसीजन ले लें। ये क्वाड्रेटिक वाला कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, ये आपके स्कूल में यूज होता है ना। क्यूब से क्वाड्रेटिक बनाया इसमें, बाकी क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक कर सकते हो आप। अब देखिए, अब हमें निकालना है इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे भी कभी कभी गलती होती है। क्या होगी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, कोई बताएगा? देखो, आप इसको ऐसा सॉल्व करें, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी फॉर द गिवन डोमेन, वो तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जाएगी। पूरा सॉल्व करो, उसमें माइनस पाई बाय 4 कर दो। पहले पूरा सीख लो, उसके बाद आप ओरल कर लेना। कोई मनाही थोड़ी है ओरल करने के लिए, लेकिन पहले पूरा सीखो तो। कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो वैल्यू क्या आई जल्दी बताइए। तो इसको एलसीएम ले लो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 पाई बाय 4 हो गई, और ये हो गई कितना, ये पाई बाय 4 हो गई। अब क्या करना, मुझे इसका स्क्वायर करना है ना। अब इसका स्क्वायर कर दो, जो चाहिए वो करते आ रहा हूं। अब जैसे ही इसका स्क्वायर किया तो ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब नेगेटिव तो बचेगी नहीं, और लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो, तो पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, कोई डाउट? डाउट है। वेट कर लो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, मुझे मालूम है डाउट है। यहीं पे है। वेट करो, वेट करो, डाउट है। पूरा लिख क्यों रहा हूं, इसीलिए तो लिख रहा हूं, क्योंकि वहां एक समस्या है जो बच्चों को सीखनी है। समस्या, इस स्टेप में एक समस्या है, ढूंढ तो लो क्या समस्या है। इस स्टेप में एक समस्या है। ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा कंपटीशन में आ जाता है भाई कभी कभी, इसका रेट याद कर लेना। इसमें कभी कभी हम स्मॉल ए डाल देते हैं, एक अननोन डाल देते हैं, बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू इतनी है तो एक ही वैल्यू निकालो, उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
हाँ भाई, किसी को समझ में आया? ये मैंने जो लास्ट लाइन लिखी है जिसपे डबल राइट कर रखा ग्रीन पेन से, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अच्छा ऐसा सोचो, आपने जब स्क्वायर किया तो ये नेगेटिव वाली जो वैल्यूज थी ये भी तो पॉजिटिव में सब बदल गई होंगी। ये वाली वैल्यू भी सब पॉजिटिव में बदली होंगी कि नहीं बदली होंगी? हर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदली होगी ना स्क्वायर करने पे। तो इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी तो वैल्यू आएगी 9 पाई स्क्वायर बाय 4। मतलब जो नेगेटिव वैल्यू 9 -3 पाई बाय 4 तक गई होगी, ऐसा समझो इसको। ये साइन इनवर्स है, ये लाइन साइन इनवर्स एक्स की है ऐसा मान लो, और ये जा रहा है पाई बाय 4 से, ये सपोज कर लो 0 है, और ये आपके पास -3 पाई बाय 4, ऐसा समझो। ये अपन ने जो लाइन ली है साइन इनवर्स एक्स के लिए, नंबर लाइन नहीं ली है, इस पे साइन इनवर्स को लिखा है ना, या टी मान लो, टी को लिखा। तो अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसके स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो यहीं कहीं आएगी, ठीक है, और इसके स्क्वायर की वैल्यू क्लियर दिख रहा है, जब ये नेगेटिव में ज्यादा फैला तो स्क्वायर में तो और ज्यादा फैलेगा, स्क्वायर में तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये सब जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इनका वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा इस वाली वैल्यू से। दिख भी रहा है, इसका जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाय 16, और इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा पाई स्क्वायर बाय 16। अब भैया बड़ा कौन है? क्योंकि स्क्वायर करने पे ये सब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदल गई, तो मुझे इसकी वैल्यू तो सबसे कम, 0 से बड़ी मतलब 0 सबसे कम वैल्यू है इसके स्क्वायर की, और छोटी जिससे वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा पाई स्क्वायर बाय 16 थोड़ी हुआ, सबसे ज्यादा तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 हुआ। ये बात सबके समझ में आ गई? तो यहाँ पे बच्चे 9 और लगेगा। ये एक मेजर मिस्टेक है, जब हम डायरेक्ट ओरल करते हैं ना तो ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं। इसलिए पहले मैंने पूरा स्टेप लिखवाया है, और आईआईटी में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा इसी बात पे कि बच्चे ने ओरल किया और ध्यान थोड़ा सा भी उसका भटका तो गया। क्योंकि बच्चा क्या बोलता मालूम, वो बोलता सर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहने के लिए साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू ले लो। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 4 के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हो सकता है इसके नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर सबसे ज्यादा हो जाए, और वही हो भी रहा है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर सबसे ज्यादा हो रहा है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, अब तो काम बंद हो गया आपका। अब ये वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर आ गया, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 पाई बाय 2 से कर दीजिए। तो 0 इंटू 3 पाई बाय 2। इस काम को थोड़ा सा भी मैं फिर ओरल में बताता हूं, लेकिन अभी तो आप पूरा समझ लीजिए। लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 3 पाई बाय 2। अब इसमें ऐड कर दिए पाई क्यूब बाय 32 को, सो पाई क्यूब बाय 32, ये बीच में पूरा एफएक्स आ जाएगा, मैं वो उसको इतना बड़ा लिख नहीं रहा हूं, और ये हो जाएगा, इसको काटा पेटी चालू करो तो कुछ नहीं हो रहा, 27 पाई क्यूब अपॉन 32 प्लस पाई क्यूब अपॉन 32। ठीक, ये आ रहा है 28 पाई क्यूब अपॉन 32, ठीक है, हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास पाई क्यूब अपॉन 32, और छोटी हो गई, ऐड कर लो, तो 28 पाई क्यूब अपॉन 32, 7 से कट, ठीक है, सॉल्व कर लो। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे मेन कैलकुलेशन को, इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें लग गई। पहला तो हमने ये देखा कि हमको भाई डोमेन निकालना है, डोमेन -1 से 1 मिल गया, उसके लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। फिर हमने देखा हमें सिंगल फंक्शन चाहिए, तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के सिंगल फंक्शन बना लिया। जैसे ही सिंगल फंक्शन बनाया तो हमें अब क्या मिल गया? 2 फंक्शन दिख गए। हमें 2 फंक्शन नहीं चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, तो हमने कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दिया। तो जैसे ही बदला क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक में मिनिमम मैक्सिमम चाहिए तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में बना दिया, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक किसमें बनी? साइन इनवर्स में बनी, और साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2। अब क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और जो अंदर फंक्शन था उस फंक्शन की वैल्यू लिखी फॉर द गिवन डोमेन, और उसको अरेंज करना चालू कर दिया। सबसे मेन बात ध्यान रखना, ये वाली स्टेप, यही गलती होती है, यही वो गलती है जो ज्यादातर बच्चे कर जाते हैं। अब एक बच्चा बोले सर अगर ये गलती, अगर मैं इतना लिखना नहीं चाहूं तो
हाँ, तब क्या, साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू देखो, सबसे कम वैल्यू -π/2, -π/2 -π/4, इसका होल स्क्वायर कम है कि ज्यादा वो देखना है, होल स्क्वायर की वैल्यू देखनी है आपको, इसकी मिनिमम मैक्सिमम नहीं देखनी है, बस के ध्यान रखना। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2, π/2 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, अब इसमें जो ज्यादा है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो, और किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो हमेशा जीरो होती है भाई, एक्स स्क्वायर तो आप जानते हो ना कि एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से ही बड़ा होता है, भले एक्स कुछ भी हो, रियल नंबर होना चाहिए बस, तो स्क्वायर तो जीरो से बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन छोटा किससे होगा, उसके लिए इस जो भी वैल्यू आ रही है उसके होल स्क्वायर की वैल्यू जो बड़ी होगी वो लेगी, ठीक है। लेकिन अभी तो आप पूरा ऐसा लिखिए, क्या सबके समझ में आ गया, कोई डाउट? तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ, अभी इतना समय नहीं दूंगा आपको, समय बहुत हो रहा है, तो ग्राफिकल सोल्यूशन लेने एक दो अपने को, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सो घर पे आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है ना, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, fx इक्वल टू बिल्कुल बन जाएगा जैसा ये था, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो क्यूब का बना लिया तो होल स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा, कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, इसकी निकालनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन साथ में आप सॉल्व करते जाइए, डाउट्स क्लास पर मैं लूंगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π²/8, देन फाइंड x। दोनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बहुत समय लगता है हमारे इसमें। चलो अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें ग्राफ अपने को बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ mod y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, इसके कितने सॉल्यूशन है ये अपने को पता करना है। ऑप्शन ए इन -2π to 2π, 1 b2 c3 d4। अब ये आपके कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आ गए, क्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये नॉर्मली ये टॉपिक अपन फंक्शन के बाद में लेते हैं, ये कुछ बच्चों की डिमांड आएगी, सर हमारा फंक्शन तो हो रहा है, ये पहले ले लो, मैंने पहले ले लिया, अब वही बच्चे जो है फिर आगे पीछे होते हैं, कि वो इसके थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ बच्चों को आ रहा होगा जिनमें फंक्शन को उतना भी कमांड नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ लो इसको, फंक्शन जब करेंगे तो फिर से एक बार उसमें हम हल्का सा टच मार देंगे। अगला टॉपिक फंक्शन ही आना है। चलिए, सबको इसका ग्राफ तो मालूम होगा ना, इसका ग्राफ तो बनाओ अपनी कॉपी में, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ -2π से 2π के बीच में, ये ग्राफ से बनेगा बेटा, -2π से 2π के बीच में से ग्राफ बनाइए, कॉस इनवर्स का रेंज तक जाएगा, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, पाई। अब ग्राफ 0 से पाई के लिए बनेगा y इक्वल टू x, फिर ऐसा जाएगा 2π के लिए, याद आ गया, इसके बाद भी ग्राफ जाएगा, लेकिन मुझे उसके बाद के ग्राफ की जरूरत नहीं है, और इधर भी ऐसे ही बनेगा -π, और इधर बनेगा -2π, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बना, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स cos x, व्हाट इज ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू sin x। तो पहले मॉड को हटाते हैं, तो मॉड की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि मॉड y की डेफिनेशन क्या होगी, अगर ये अंदर वाला y पॉजिटिव होगा, अगर y पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होगी, तो मॉड हटा के इसके आगे क्या लगा दूंगा, प्लस साइन लगा दूंगा, और अदर अंदर वाला y क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, तो मॉड हटा के इस y का आगे क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा।
ये डेफिनेशन में किसी को डाउट है क्या तो मैसेज कर दो भाई। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, मॉड के अंदर वाली जो राशि है वो अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटा दीजिए और इस क्वांटिटी के पहले प्लस लगा दीजिए, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के इस क्वांटिटी के पहले क्या लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए। ठीक, चलिए तो मैंने इस डेफिनेशन को लिखना चालू किया। तो मान लेता हूं कि y पॉजिटिव है। अगर y पॉजिटिव है तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो। तो y पॉजिटिव है तो मॉड y की मैं y लिख दूंगा, तो y इक्वल टू साइन एक्स। y पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, y पॉजिटिव का मतलब होता है अबोव एक्स एक्सिस। अरे भाई ये x है ना और ये y है, ये y इक्वल टू 0 है लाइन। y पॉजिटिव का मतलब इस लाइन के ऊपर, इसका मतलब है अबोव एक्स एक्सिस। ओके, अगर y नेगेटिव है तब क्या होगा, अब अगर y नेगेटिव है तब क्या होगा, तो मॉड y की जगह क्या लिख लूंगा, माइनस y। ग्राफ याद नहीं है कोई बात नहीं, ग्राफ अभी आप खुद ही बना लेंगे। तो माइनस इधर चला गया, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और y नेगेटिव का मतलब क्या होता है, y नेगेटिव का मतलब होता है बिलो एक्स एक्सिस। मतलब ये नीचे भाई, ये y एक्सिस है ना, ये y इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू एक्स एक्सिस को कहते हैं y इक्वल टू 0। y पॉजिटिव मतलब इस लाइन के ऊपर, y नेगेटिव मतलब इस लाइन के नीचे। अच्छा, दूसरी बात, ग्राफ के आगे किसी भी फंक्शन के आगे अगर माइनस लग गया तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन के आगे अगर माइनस लग गया, इस बात को नोट कर लो। अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ तुमको मालूम है, अब यहां से आप ग्राफ बनाना चाहते हो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, तो यहां पर x की वैल्यू पे मान लो, x की वैल्यू 1 रखने पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर ग्राफ मान लो ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ कैसा होगा, 1 पे ध्यान देना, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू ये आ रही थी, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव था, तो इस केस में 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये 1 पे ये जो वैल्यू ऊपर आ रही थी, अब इस वाले केस में वो वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। मतलब ग्राफ का इमेज लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन ये। तो ग्राफ आपका अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर इससे ये ग्राफ बनाना है तो आपको इमेज लेना है इसके अबाउट। समझ में आया ये सबको, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बता दे रहा हूं जो यहां लग रहा है। मैंने कहा ना ये सब चीजें थोड़ा फंक्शन के बाद होता तो और मजा आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताते जा रहा हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें परेशान नहीं होना। थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस समझ में आ गया सभी को। क्यों मिरर इमेज है, एक वैल्यू लेके देख लो ना, 1 पे एफ ऑफ 1 की यहाँ पे ये हाइट आ रही है तो यहाँ प्लस लगा था। अब 1 पे इससे वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 वाली हाइट तो वही आएगी लेकिन माइनस के साथ आएगी, तो जो यहाँ था वो पॉइंट नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब मिरर इमेज हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अपन यहाँ क्वेश्चन पे। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले इसका अलग से ग्राफ बना लेते हैं। मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। इसका ग्राफ देखिए, पहले हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। डॉटेड ग्राफ बना रहा हूं साइन का, धीरे धीरे लिखो तो अच्छा आ जाता है। ये साइन एक्स का एक्चुअल ग्राफ है। अब ये कह रहा है कि अगर y पॉजिटिव है, मतलब जो अबोव एक्सिस का ग्राफ है साइन का, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, प्लस लगाए। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर का है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होना। तो ये जो ग्राफ रहेगा ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये ग्रीन ग्रीन, हरा हरा,
इसमें सब हरी चीज है, कुछ नहीं करना, जैसा था वैसा छोड़ दी। ठीक, ये ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ केवल डिफाइन होगा, ये केवल डिफाइन होगा जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव होगा केवल इस वैल्यू के लिए ग्राफ डिफाइन होगा, तो इस वैल्यू के लिए ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। इन वैल्यूज के लिए ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। अब क्या कहा इसने कि ठीक है साहब, प्लस के लिए तो आपने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, और माइनस साइन एक्स का भी ग्राफ आपको लेना है बिलो एक्स एक्सिस। तो आपका जो ग्राफ होगा उसका इस ग्राफ का इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो फाइनल ये ग्राफ बनेगा मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स जब पॉजिटिव होगा तभी ये ग्राफ डिफाइन है, तो जो पॉजिटिव साइन एक्स है उसी के लिए ग्राफ डिफाइन है, नेगेटिव के लिए ग्राफ हटा दिया, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा कि साहब माइनस भी तो लेना है, तो ठीक है, जो प्लस जो ग्राफ है उसका इमेज ले लो अबाउट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा क्यों करा अपन ने, तो ऐसा इसलिए करा कि सपोज कर लो कि ऐसा, इसको समझो, सपोज कर लो कि y की वैल्यू आपके पास जो है, आपने मान लीजिए कि हमने कहा कि हमने यहां पर पुट किया y की वैल्यू x की वैल्यू 45 डिग्री। अगर x की वैल्यू 45 डिग्री पुट किया तो मॉड y की वैल्यू हो जाएगी साइन 45, और साइन 45 हो गया 1/√2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2। तो एक x की वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही है, एक ऊपर भी मिल रही है और एक नीचे भी मिल रही है, ठीक है, एक ऊपर भी मिल रही है और एक नीचे मिल रही है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका इमेज ऊपर नहीं लेना है, ठीक है ना, इसको लेना है। क्लियर हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बनेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देख लो ध्यान से। तो ग्राफ आपका इस प्रकार का बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, है ना। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप देखोगे तो एक यहाँ इंटरसेक्शन किया, यहाँ किया, यहाँ के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? देख लो ध्यान से अच्छे से, ठीक है। ये ध्यान रखना कि साइन एक्स का और y इक्वल टू एक्स का केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और वो होता है ये वाला पॉइंट। तो इसीलिए जो ग्राफ जो भी होगी ये केवल इसी जगह इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ को, और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। एक और बात देख लो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है और अपने को y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है, तो यहाँ हमें इमेज लेना है अबाउट y एक्सिस। यहाँ पर इमेज लेना है अबाउट y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है तो वी हैव टू टेक इमेज अबाउट y एक्सिस। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया हुआ है, √2 साइन इनवर्स साइन एक्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इन -π to π। ऑप्शन ए 1 2 3 D9। सबसे पहले देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तो तुम सबको मालूम है, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्विंग पे ध्यान दो, इसका क्या करेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है सॉल्व करना आता है, आपको फॉर्मूला मालूम है, लगाइए। हाँ जी, सॉल्विंग कर लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड की, क्या आया जल्दी बताइए। इस लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्विंग की कुछ फॉर्मूला है ना, ये तो सीधा सीधा क्या है फॉर्मूला,
तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos square x is equal to रूट 2 sin इनवर्स sin x, है ना? और इसको क्या लिख देंगे? इसे लिख देंगे रूट 2 cos x, और ये हो गया रूट 2 sin इनवर्स sin x, रूट 2 से रूट 2 कट गया। इसका मतलब सीधा cos x और sin इनवर्स sin x के ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई ये तो फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने। अब यहाँ लिखूंगा तो ग्राफ कहाँ बनाऊंगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा पढ़ा होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, वही लगा दिया मैंने। 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x, ये कर दिया, सॉल्व कर दिया, है ना? चलिए अब बताइए इस कैलकुलेशन में गलती कहाँ है? इसमें भी कुछ गलती है। मॉड cos x, मॉड cos x, वेरी गुड। क्या बताया था आपको मैंने हर बार? जब भी बेटा ये देखो, अब 12th क्लास में अगर बच्चा ऐसी गलती करेगा ना तो उसके कोई माफी नहीं है। 11th क्लास से आपको हम लोग बार बार समझाते आ रहे हैं कि जब भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, आपको मॉड ऑफ एक्स लिखना है, आपको एक्स नहीं लिखना है। जब भी अंडर रूट ऑफ किसी भी फंक्शन का स्क्वायर आएगा तो भी आपको मॉड ऑफ एफ एक्स लिखना है, मॉड ऑफ एफ एक्स लिखना है। तो यहां पे देखो ना, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, फंक्शन का स्क्वायर आया, तो इसको मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखना। चलिए अब एक आपके लिए फिर एक नया ग्राफ आया, y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, एक नया ग्राफ बन गया। फिर मैं डेफिनेशन पे जाता हूं मॉड की। मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर ये अंदर वाला कॉस, इसको मैं हरे ब्रैकेट से लिख रहा हूं, अगर ये हरा ब्रैकेट की वैल्यू, अगर ये हरे ब्रैकेट की वैल्यू, मॉड के अंदर जो हरा ब्रैकेट है, मतलब इस कॉस की वैल्यू, अगर ये कॉस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी या जीरो होगी तो इस मॉड को हटाइए और इस ब्रैकेट के आगे एक प्लस साइन लगा दीजिए, मतलब कॉस के आगे प्लस लगा दीजिए, है ना? अरे भाई आप कहीं अपना कुछ काम करवाने गए गवर्नमेंट ऑफिस में, अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं करोगे। और अगर वो नेगेटिव है तो काम तुम्हें नहीं करेगा तो क्या करोगे? बोले कुछ ले ले यार, कुछ ले दे के काम तो कर दे मेरा, ये करोगे ना? ठीक है, या तो कुछ पैसा दोगे या फिर उसको 2 जूते दोगे, दो में से एक ही काम करोगे, लेकिन दोगे जरूर उसको। तो क्या दो इसको? इसमें कुछ मत दो, तो इसको क्या दो? पिटाई दो। सॉरी, साइन काय को लिख रहा हूं, समझ गए बात? अगर वो नेगेटिव है, तुम्हारे काम के प्रति नेगेटिव है, तो उसको 2 लगाओ या पटाओ, जो भी करना, कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो कॉस के अंदर का नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, कॉस एक्स 0 से बड़ा, कॉस एक्स का मतलब कौन है? वाई पे ध्यान दो, कॉस एक्स का मतलब कौन है यहाँ पे? ठीक है, अगर कॉस एक्स 0 से बड़ा है तो प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स 0 छोटा है तो माइनस कॉस एक्स। तो चलिए ग्राफ बना लीजिए, पहले कॉस का ग्राफ बना लीजिए, डॉटेड, इनके स्टेटमेंट है वो सब मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आप इस तरीके से समझो तो कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो कॉस एक्स 0 से बड़ा है, कॉस एक्स 0 से बड़ा मतलब कॉस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब ये तो यहाँ पे ये वैल्यू कॉस एक्स की 0 है, 0 से बड़ी मतलब अबव एक्स एक्सिस, ये ग्राफ रहेगा। ये हो गया। अब cos x अगर 0 से छोटा है, मतलब cos x की वैल्यू नेगेटिव है, भाई cos x की वैल्यू है ना, ये cos x 0 छोटा तो cos x की वैल्यू 0 से छोटी है,
तो ग्राफ माइनस कॉस एक्स पे ग्राफ ऊपर पहुंच गया। क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास ग्राफ बन गया इस भैया किसका, मॉड ऑफ कॉस एक्स का, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। ठीक, अब चलिए, अब क्या हो गया, अब एक ग्राफ बनाना साइन इनवर्स साइन एक्स का, खत्म क्वेश्चन। अब क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स साइन एक्स का यही ग्राफ बना लो, ये तो 1 तक जाएगा और साइन इनवर्स कहां तक जाएगा, π/2 तक जाएगा, और कहां से आएगा, -π/2 से आएगा। चलिए हर ब्लू से बनाता हूं। एक ग्राफ ये बनेगा y इक्वल टू एक्स का, -π/2 तक जाएगा ना, ज्यादा आगे बढ़ गया। तो ये ग्राफ, ये भाई ये सही से बन जाए, ये बन गया। फिर दूसरा ग्राफ का जाएगा, यहां से व्यू जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हमें ग्राफ लेना कहां से कहां तक वो देख लो पहले। हमें ग्राफ लेना कहां से कहां तक, हमें लेना -π से π। तो ये है -π/2, ये है π/2 और ये है π, और ये है -π। ठीक, और यहां पे ग्राफ कहां जाता है, यहां पे ग्राफ ऐसे भागता है, बोलो। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और यहां पे ग्राफ फिर ऐसे भागे। यहां पे ग्राफ कहां से पास होता है, इधर कहां से पास होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ, याद करो, पाई से पास होता है ना। यार जल्दी खींचो तो ऐसे हो जाता है। तो अब आप ध्यान से देख लो कि ग्राफ ने कितनी जगह कट किया, -π से π के बीच में। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ का तो ये बन गया, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गया। तो सीधा सीधा यहाँ पे कितने नंबर सोल्यूशन हो गए बेटा, 200 हो गए। देखो ध्यान से, डेफिनेशन कैसे लगाई वो देखो ध्यान से। लेकिन बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं। y इक्वल टू, आप लोग जो मैंने शीट दी है ना उसको थोड़ा ट्राई करिए, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया है ए, ये होगा π/4, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी 3π/4, ऑप्शन डी -π/4। इसके लिए कोई बताएगा ये √2 - 1 की वैल्यू क्या होती है? अगर ये आपको मालूम है तो काम बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया है कि अगर बच्चे को ये वैल्यू मालूम है तो काम बन जाएगा, और ये वैल्यू 11th क्लास में आपने प्रूफ करी हुई है। मैं बताता हूं क्या होती है। 10 22.5 डिग्री ये होती है √2 - 1, आई थिंक यही होती है 10 22.5 डिग्री। √2 + 1 होती है, नहीं -1 ही होगी, उनसे तो कमी होगी। तो ये कॉट में आ गया, तो कॉट √2 - 1 तो नहीं मालूम, लेकिन 10 की वैल्यू जरूर मालूम है √2 - 1 में कि भैया वो 10 22.5 डिग्री, 10 22.5 डिग्री का मतलब है 10 π/8। इसका मतलब है 10 π/8, 45 का आधा, ये √2 - 1। तो एक काम करो, मतलब π/8 इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2 - 1। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स की जगह, अगर ये अपने को याद है तो क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। कॉट इनवर्स की जगह अपने को क्या लाना है, 10 इनवर्स लाना है। तो इस कॉट इनवर्स एक्स को लिख दो π/2 - 10 इनवर्स एक्स, जिससे कि 10 इनवर्स आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अप्रोच करना, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ब्रैकेट 2 इंटू, ये इसको लिख दोगे π/2 - 10 इनवर्स √2 - 1, और 10 इनवर्स √2 - 1 कितना है, π/8। बाकी एलसीएम लिए सॉल्व करना चालू कर दिया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों इतना ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन लूंगा, 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, फंक्शन। फंक्शन मतलब फंक्शन का 11th का ही फंक्शन कवर करेंगे और 12th का भी कवर करेंगे, थोड़ा समय लगेगा उसमें भी, टॉपिक लंबे हैं।